नमस्कार, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं, आप जुड़ चुके हैं अरविंद जी ऑफिशियल पर। तो एक ऐसा सब्जेक्ट मैं आज उठाने जा रहा हूँ। बीते 10 वर्षों में आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ सुना होगा मुग़ल के बारे में कई बार, लेकिन आज हम बात करने चले हैं मुग़ल की राजकुमारियाँ अविवाहित क्यों रहती थी, और मैं उसमें आपको भी शामिल करना चाहता हूँ। ये तो न कोई किताब में लिखी है और न कहीं, लेकिन वो अविवाहित ही क्यों रह जाती थी, इस बारे में सोचना हमें और आपको है। एक रिसर्च का मुद्दा है और ये अघोषित रूप से कानून जो है वो किसने बनाई थी। ये अघोषित कानून है, कहीं किताबों में नहीं लिखा है, लेकिन लोगों ने ऐसा सुना और ऐसा कहा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाबर जो है वो 12 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में पहली बार एक समझिए कि इंडिया का एंटर करने का उनको मौका मिला, जिसने लोधी से पानीपत में लड़ाई हुई थी और लोधी के बाद फिर हरा कर वो साम्राज्य अपना स्थापित किया था 1526 से 1530 तक। उसके बाद उनका बेटा हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। तो यानी कि बाबर ने इनिशिएट किया था, यहाँ आधिपत्य अपना जमाया था भारत में, और मुग़ल, और वो मुग़ल जो है वो हमारे देश में 300 सालों तक राज करते रहे। 300 ईयर्स। वो भी कहाँ से आए थे? फरजाना से आए थे। उज्बेकिस्तान जो है, आज का उज्बेकिस्तान में फरजाना पड़ता है, और फरजाना में बहुत कम उम्र में ही उसके वहाँ पे एक समरकंद से उनकी लड़ाई हुई थी। उसके बाद वहाँ फरजाना का जो एरिया है उसको छोड़ना पड़ा था, फिर वो काबुल गया था। काबुल जाने के बाद में फिर वो समरकंद में एक बार और चढ़ाई की थी, लेकिन फिर फेल हो गया। तो फिर उसके मन में विचार आया कि फिर हम पता नहीं कैसे वो भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ चला। आपको एक चीज़ और आपको जानकारी दे दूँ, भारतीय उपमहाद्वीप में आने के लिए एक साइड हिमालय पड़ता है, जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उसको क्रॉस करना किसी के लिए आसान नहीं है। और भारत और पाकिस्तान उस समय एक ही था, भारत ही था। और देखिए, वैसे भारत देश नहीं था, या कोई भी कहीं कोई देश नहीं था। आज हम लोग इस बात से दिल्ली सल्तनत हम लोग कहते हैं, लेकिन इंडिया वाज नॉट ए कंट्री, पाकिस्तान वाज नॉट ए कंट्री। अफ़गानिस्तान एक कबीलों का शहर था, और अफरीदी नाम का एक बंदा वहाँ रहता था। कहाँ पे वो कबीला था? खैबर था। और आप ये जान लीजिए कि अफ़गानिस्तान से, जो अफ़गानिस्तान एक ऐसा सेंट्रल एशिया और सारे के बीच में एक ऐसा जगह है, ऐसा जगह है जो कि उस वहाँ से ईरान भी जा सकते हैं, इंडिया भी आ सकते हैं। इंडिया आने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 40 से 50 किलोमीटर की शायद ये दूरी है, जिसको खैबर दर्रा कहते हैं। आज पाकिस्तान में है वो, लेकिन वो खैबर दर्रा जो है वो एक बहुत ही, यानी दर्रा मतलब आप तो समझते हैं, दो पहाड़ों के बीच नदियाँ और नाले बहते रहते थे, और उसी के बगल से बीच से बहुत कठिन रास्ता हुआ करता था। आप सोचिए कि दो पहाड़ों के बीच से जाना है तो कितना कठिन होगा। तो ये आसान रास्ता नहीं था। दूसरी बात है कि बाबर हो या कोई भी इन्वेटर्स इंडिया में जब भी खैबर दर्रा को पार कर गया, तो लाओ लश्कर के साथ, रसद के साथ, अपना पूरा माने ऊँट और घोड़ा, खास करके घोड़ा का उपयोग होता था। तो ये बहुत टफ, एक 40-50 किलोमीटर ही हो, बट वो काफ़ी टफ मतलब माना जाता था। मैं कन्फ्यूजन में हूँ कि 40-50 किलोमीटर है या कुछ और भी ज़्यादा है, लेकिन ये खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को जोड़ता है, ये मुझे अच्छी तरीके से जानकारी है। किलोमीटर में थोड़ा मैं से गड़बड़ हो रहा हूँ। तो खैर, तो ये बाबर जो है वो इसी रास्ते से यहाँ पर जब हिंदुस्तान आया, और लोधी की सल्तनत यहाँ पर थी, उसको हरा करके पानीपत में वो अपना
साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन बहुत कम ही दिन वो मतलब यहाँ रह पाया। आप समझिए कि 1526 से 1530 4-5 साल ही उसने राज किया। फिर हुमायूं जो है वो उसका बेटा, वो भी बहुत संघर्ष का जीवन जिया। यहाँ से ले जा कर के वो पाकिस्तान यहाँ से जाकर उसने लड़ाई किनके साथ हुई थी मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर एक लड़ाई हुई थी शेरशाह सूरी शायद, हाँ शेरशाह सूरी, तो वो यहाँ पर ईरान चले गया, तो ईरान के बादशाह के शरण ली थी। और उसके बाद ईरान के राजा जो थे वो उन्होंने कहा कि आप जो हैं इंडिया में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर राजपूत वहाँ पर मतलब राजा हुआ करते थे या जमींदार या जो भी है, राजपूतों का एक अच्छा खासा संगठन था। और उसी रूप में कहीं वो राजा थे, कहीं जमींदार थे, कोई अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्रों के। तो उन्होंने कहा कि वो जो सबसे वो वार में जो लोग सबसे आगे हैं आप उससे संबंध बनाएं। तो खैर वो 2 बार के बाद फिर कई बार हुमायूं का 1530 1555 इस तरह की, तो वो फिर क्या हुआ कि वो यहाँ पे जब आए तो अपने हुमायूं ने बाबर ने एक हुमायूं ने फिर अपने बेटे अकबर को इस बात की काफ़ी, अकबर का भी जन्म बहुत आप समझ देखेंगे तो पता चलेगा इतिहास से बहुत सारा बहुत टिपिकल उसका शुरुआती दौर लाइफ था। तो अकबर को उसने कहा था कि बाबू अगर भारत में राज करना है तो राजपूतों के साथ संबंध बनाओ, अब तो राजपूतों के साथ संबंध बनाओ। तो ये बात जो है फिर तो आप जानते ही हैं कि भारत के अकबर में कई मतलब मैंने हिंदू या हिंदू भी नहीं, आप सीधा सीधा क्योंकि राजपूत जो है उनकी सत्ता के लिए ही उसने संबंध शादी का संबंध बनाया और अपने दरबार में काफ़ी पोस्ट दिए। तो खैर ये तो अपने जगह पर है, लेकिन अब हम आते हैं कि अकबर ने तो या मुस्लिम के और लोग ने भी राजपूतों के यहाँ संबंध बनाया, शादी की, परंतु एक बड़ा दुर्भाग्यवश एक बात और भी सामने आती है, और जो अकबर ने अघोषित रूप से इस बात को अपने जनरेशन के लिए नियम बना दिया था कि कोई भी राजकुमारी यानी प्रिंसेस जो अकबर की जहांगीर किसी की भी हो, लड़कियां हो, तो उसकी शादी मतलब नहीं करती। तो ये एक कितना मतलब डिजास्टर सोच था। तो हम इस बात को सोचें जरूर कि मतलब अकबर ने ये नियम बनाया तो क्यों बनाया। खुद वो शादी राजपूत फैमिली में शादी करते हैं, परंतु अपनी बहन को अपनी और रिश्तेदारों की शादी जो है वो दूसरे हिंदू में नहीं करते हैं, और मतलब अपने रिश्तेदारों में भी कर देते हैं, थोड़ा बहुत, बहुत नहीं बल्कि कुंवारी ही कई लोग, मतलब अधिकांश लोग कुंवारी ही रहते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आखिर अकबर ने ये क्यों किया। आप खुद भी सोचिए, लेकिन मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। मैं इतिहास में इस बात का जिक्र है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अकबर जो भी शादी ब्याह करना चाहता था वो ईरान की तरफ देखता था, और ईरान काफ़ी दूर था इंडिया से, तो हमें नहीं लगता है कि वो लड़कियां वहाँ से आ पाती, मतलब इतना टफ रास्ता था। और तो उसने मतलब दूरी के कारण ईरान उसका पहला प्रायोरिटी था, और यहाँ के लोकल इन्हीं राजपूतों से भी शादी उसने नहीं कराई, अपनी बहन या अपने मुग़लों ने किसी भी अपनी बहन की शादी नहीं कराई। तो ये एक क्वेश्चन हमें ज़रूर मेरे मन में है कि क्या ये एक रेसिज्म का मामला था।
कि मैंने हमारा खून जो है वो किसी गैर लोगों की तरफ ना जाए, क्या ये सोचती। खुद तो शादी करते थे इधर उधर, कई उनके हरम में कई महिलाएं, कहाँ कहाँ की महिलाएं रहती थी, कहीं की भी महिलाएं रहती थी, और किन्हीं को भी होता था तो वो आदेश देते थे, उठवा लेते थे। तो सुना है कि 2-3 हज़ार महिलाएं उनके हरम में रहती थी, और उसी हरम में उनकी माँ बहनें और वो सब भी रहती थी, उनकी सुख सुविधा अलग होती थी। तो ये एक क्वेश्चन मेरे मन में ये है कि भाई आखिर अकबर ने ऐसा सोचा या मुग़लों ने ऐसा सोचा कि नहीं, हमें अपनी बहनों की शादी, प्रिंसेस राजकुमारियों की शादी हमें लोकल में तो करना ही नहीं है, और ईरान तो बहुत दूर हो गया, तो चलो ठीक है। आप कई लोग इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि शायद मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी सत्ता बचाने के लिए क्या करते होंगे कि फिर अपना वो सत्ता बचाने के लिए उन्होंने अपनी बहनों की शादी नहीं की, ताकि मतलब इस पर कोई चैलेंज ना खड़ा हो, मतलब हम उनके दामाद या बहनोई जो है वो कहीं सर ना उठा दे। तो मुझे ये बहुत ही मुझे पछता नहीं है। ये सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे एक रेसिज्म का मामला मुझे इस पर दिखता है, क्योंकि वो अपने आप को यहाँ के नहीं मानते थे, ये बात भी तय है। और वो अगर अपना यदि मानते तो फिर और अपनी बहू बेटियों को भी कहीं और शादी ब्याह करते। तो ये बहुत डिजास्टर मैंने एक इतिहास का पन्ना है। मैं इसे अच्छाई बुराई के रूप में नहीं देखता हूँ, लेकिन सीधा सीधा मुझे लगता है कि वो एक रेसिज्म का मामला था। कास्ट वगैरह का भी कोई मामला नहीं था कि हाँ भाई वो या रिलीजन का भी मामला नहीं था कि वो आप धर्म में ये वो दिस दैट। क्योंकि हमने तो सुना है कि उसकी बहन जो है गुलबदन बेगम बाबर की बहन थी, यानी कि इनकी अकबर की दादी थी बहुत, और वो भी अनमैरिड 64 ईयर्स तक में अनमैरिड ही रही। और बहुत गुलबदन बेगम जो है वो आप ये सोच लीजिए कि किस ज़माने में वो यहाँ पे आ गई थी। जब बाबर यहाँ लड़ाई करके जीत गए थे तो फिर वो बाद में उम्र 6 साल की उम्र में आ गई थी और पूरा वर्ष भारत में बिताया, परंतु उसने 7-8 साल जो है वो 7-8 साल संभवतः वो हज भी करने गई थी, हज भी करने गई थी और महिलाओं को लेकर गई थी। उस ज़माने में आप समझिए कि यहाँ से महिलाओं को लेकर जाना समुद्र के रास्ते से गई थी, और उसके बाद तो फिर अलग कहानी है। लेकिन गुलबदन बेगम की मर जाने के बाद उसने, यानी अकबर ने अपनी अब उसको मैं क्या कहूँगा कि उसके पिताजी के पिताजी की बहन, अब रिलेशन आप थोड़ा जोड़ लीजिए, दादी ही होगी या कुछ होगी तो क्या, या फुआ होगी, हम नहीं, हाँ फुआ होगी संभवतः, फुआ होगी, हाँ फुआ, मैंने फुआ भी किस रिश्ते से आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए। तो वो एक, उसने अकबर ने उनके मरने के बाद दाढ़ी और बाल दोनों को सीवा, यानी कि वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक तरह से वो इस बात को माना। तो अगर तो क्या ये बाल छिलाना और दाढ़ी कटाना ये हिंदू रीति रिवाज का मामला था? तो जब हिंदू रीति रिवाज का मामला था और हिंदू की बात, इसका मतलब है कि पॉजिटिव वो समझते थे, तो जब ये पॉजिटिव समझते थे तो शादी क्यों नहीं की? तो हो सकता है कि ये जो कार्यक्रम बाल छिलाना और दाढ़ी बनाना है, ये एक जनता को, अपने बहुसंख्यक जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का होगा। हो सकता है कि राज चलाने के लिए वो इस तरह का नाटक किया हो, संभावना है इस बात का। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो जो है वो डेफिनेटली उन्होंने ये नाटक किया होगा, अपनी भोली भाली जनता को अपने तरफ, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अकबर बहुत अच्छे हैं, इस तरह की बात करके अपनी सत्ता को बचाए या मजबूत करने के लिए उन्होंने किया होगा, ये संभावना है। वरना अपने बच्चों की शादी क्यों नहीं करते वो हिंदू में? जब आप हिंदू से इतना अट्रैक्टिव हो गए थे,
सारे लोग जो हैं उनको, अपने दरबारियों को, राजपूतों को भी उन्होंने अपने रखा था, कुछ ब्राह्मणों को भी रखा था। बिरबल और तानसेन जैसे लोग जो हैं उनके दरबारी थे जो कि ब्राह्मण थे, और अपनी सेना में ये बड़े बड़े ओहदे पर उन्होंने राजपूतों को बैठाया था। तो हिंदू प्रेम अगर आपका होता तो आप अपने बहनों की शादी या अपने परिवार में और मुगल से रिलेटेड जितने लोग थे उनकी शादी आप जरूर कराते हिंदू में। तो मेरा मानना है कि नहीं, वो नाटक था और उनके मन में एक रेसिज्म का जरूर 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 ख्याल था। तो एक रेसिज्म का मामला मुझे ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो समझते थे कि हम वहाँ के हैं और ये लोग अलग हैं, लेकिन राजनीतिक नाटक जारी रहता था। शादी ब्याह करके वो एक अपना अलग प्रारूप, और तो काफ़ी लोगों ने उसके बाद तो काफ़ी लोगों ने, मुस्लिम जो राजाओं ने और उनके लोग जो हैं वो शादी किए हैं। तो ये एक घनिष्ठता बढ़ाने का एक पॉलिटिकल कनेक्शन है, और ये पता नहीं राजपूतों ने इसे किस तरह से स्वीकार किया मुझे नहीं मालूम है, संभवतः दबाव से किया हो या पता नहीं कैसे किया, लेकिन ये एक सोचनीय विषय ज़रूर है कि जितनी जहाँ नारा रोशन जहाँ जेब उन्निशा नून उन्निशा, ये सारी की सारी जो है वो राजकुमारियाँ थी मुगल वंश की, और शादी नो मैरिज। अनफॉर्चुनेट डिसीजन बाई द हिडन डिसीजन बाई अकबर, ये साबित करता है कि वो रेसिज्म को मानने वाला आदमी था। वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता था दूसरों से, और केवल राजनीति के लिए उन्होंने दूसरी जगह शादी की थी और कोई मकसद नहीं था। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। एक छोटी सी वीडियो थी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप जुड़े। लेकिन वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा तो बहुत मेहरबानी, और थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।